वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था और ऑप्टिक्स में हमने रिफ्लेक्शन को स्टडी किया था। उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप एक बार्बर शॉप में गए और आपके आगे भी फ्रंट साइड पे भी एक मिरर लगा हुआ है और आपके बैक साइड पे भी एक मिरर लगा हुआ है। तो फिर क्या होगा कि इन दोनों मिरर्स के आमने सामने होने की वजह से और आपके दरमियान में होने की वजह से आपके मल्टीपल इमेजेस जो हैं वो फॉर्म्ड होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे। यस, ये देखें, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि अ लाइट रे strikes a reflective plane surface at an angle of 47 degree with the surface. Yes, तो मैं साथ साथ इसको ड्रॉ करता जाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास यस यहाँ देखें ज़रा, तो मेरे पास एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है इस तरह से। ओके, और इस रिफ्लेक्टिव सरफेस का नॉर्मल जो है वो कुछ इस तरह से होगा। जस्ट अ मिनट, यस, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो वो हमसे कह रहा है कि एक रे आके उसने स्ट्राइक की है इस तरह से, और वो जो एंगल बना रही है, यस, वो जो एंगल बना रही है यहाँ पे, और वो एंगल जो है दैट इज़ 47 डिग्री। यस, ये जो एंगल है दैट इज़ 47 डिग्री। ओके, उसके बाद उसने हमसे क्या कहा है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो आपने इंसिडेंट एंगल भी फाइंड करना है, आपने रिफ्लेक्शन एंगल भी फाइंड करना है, और दोनों को ऐड करके भी फाइंड करना है। तो आप ये बात याद रखें, जैसा कि मैंने आपको रिफ्लेक्शन में पढ़ाया था। लेट्स से कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये वेव मेरी जो है दैट इज़ रिफ्लेक्टेड वेव है। इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इसको लिख लेता हूँ, चलें, दिस वन इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज नॉर्मल एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यस, तो मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा नॉर्मल के साथ बनते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है, इसे हम कहेंगे थीटा आई। इसी तरह से ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसे हमने कहना है थीटा आर। ऑल राइट, तो अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है अगर इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रही है, तो इसका मतलब है कि थीटा आई और थीटा आर का आपस में इक्वल होना ज़रूरी है, जो कि हमारी अजम्पशन है। मीन्स टू से थीटा आई हैज़ टू बी इक्वल्स टू थीटा आर। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, यस यहाँ देखें ज़रा, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये कंप्लीट एंगल जो है ये 90 है, ये कंप्लीट एंगल 90 है। ऑल राइट, ओके, तो मुझे चाहिए थीटा आई और ये वाला एंगल जो है 47 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा कि जो मेरे पास टोटल एंगल जो है यानी कि थीटा आई प्लस 47 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यस, अगर आप थीटा आई और 47 को प्लस करेंगे तो टोटल एंगल कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। तो मुझे चाहिए थीटा आई, तो थीटा आई यहीं पे रहेगा, इज इक्वल्स टू 90 माइनस 47। ठीक है, तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आना चाहिए 43 डिग्री। ऑल राइट, तो आपने यहाँ से देखा कि मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना है, 43 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 43 डिग्री है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको, यस, ये एंगल अगर 43 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन के लॉ के मुताबिक थीटा आई और थीटा आर को इक्वल होना चाहिए। तो थीटा आर जो है इसको भी 43 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास 43 जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और 43 जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल एंगल जो है आपके पास, जैसे यहाँ लिख लेता हूँ मैं, टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या होगा 43 प्लस 43,
तो ये कितना बन जाएगा 86 डिग्री। यस ये लें। तो हमने इंसिडेंट एंगल भी फाइंड कर दिया है, हमने रिफ्लेक्टेड एंगल भी फाइंड कर लिया है और हमने इन दोनों के दरमियान टोटल एंगल भी फाइंड आउट कर लिया है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि सरफेस का नाम जब भी लेगा तो आपने जो एंगल लेना है वो नॉर्मल के साथ नहीं लेना बल्कि सरफेस के साथ लेना है। ऑल राइट, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये देखें, ये मैंने कल डिस्कस कर दिया था आपके साथ। यहाँ पे जो एक बात रहती थी वो ये थी कि अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इरेक्ट। यस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इरेक्ट लिखा हुआ है, मतलब ये जो मिरर में आपके पास इमेज बनता है ये इरेक्ट बनता है। अब इरेक्ट होने का मतलब क्या है कि सेम ओरिएंटेशन होती है। मीन्स टू से अगर आप मिरर के सामने इस तरह से खड़े हुए हैं और ये कोई मिरर है आपके सामने इस तरह से, तो आपकी रिफ्लेक्शन भी एग्जैक्टली उसी तरह से ओरिएंटेड होगी जैसे आप ओरिएंटेड हैं या जो आपकी ओरिएंटेशन है। तो इस कॉन्सेप्ट को या इमेज को हम क्या कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं। ऑल राइट, ओके। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द एंगल अल्फा। आपके पास दो रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, एक मिरर आपके पास ये है और एक मिरर आपके पास ये है, दोनों के दरमियान कोई एंगल है, देखने से लग रहा है जैसे 120 है। ओके, तो यहाँ से एक रे जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। यस, यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ से रे जो है वो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके फिर दोबारा से यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और इस तरह से, यानी जाते हुए वेव्स कुछ इस तरह से है और दूसरी रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से है। तो दोनों सरफेसेस के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और नॉर्मल के साथ हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हमने सिंपल आई और आर कह दिया है, दूसरी रिफ्लेक्शन में हमने इसको आई डैश और आर डैश कह दिया है। तो उसी तरह से अगर ये वाला एंगल आर है तो टोटल एंगल, यानी कि अगर आप इस एंगल को देखें तो ये 90 है, तो 90 में से अगर आप आर निकाल देंगे तो आपके पास ये वाला एंगल जो है, यस, 90 में से अगर आप आर निकाल देंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस आर। इसी तरह से टोटल एंगल जो है आपके पास 90 है यहाँ पे, तो 90 में से अगर आप आई डैश निकाल देंगे तो ये वाला एंगल जो है वो 90 माइनस आई डैश आ जाएगा, जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको समझाया। ऑल राइट, ओके। तो आपने निकालना क्या है, एंगल अल्फा, जो कि यहाँ पे बन रहा है दोनों मिरर्स के दरमियान। तो याद रखिएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर आप नोटिस करें तो ये रे जो है ये इस डायरेक्शन में है, लेट से दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। अगर दोनों रेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इनके जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स, मतलब इनका सम और इनका सम, अगर हम दोनों के सम को सम करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 180 डिग्री आना चाहिए। इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब उन दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री कह सकते हैं कि अगर हम दोनों को ऐड करें और आंसर 180 डिग्री आए तो उन दो एंगल्स के सम को हम क्या कह सकते हैं, या दोनों एंगल्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, तो हमने यहाँ से जम्पशन ली कि आई प्लस आर, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ना चेंज करता हूँ ताकि आपको ये विजिबिलिटी क्लियर हो। ये तो मैंने समझा दिया आपको। ओके, तो ये वाला जो टोटल एंगल है दैट इज़ आई प्लस आर, और ये वाला जो टोटल एंगल है दैट इज़ आई डैश, मीन्स टू से दिस इज़ आई डैश प्लस आर डैश, ये टोटल एंगल जो है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर आप इन दोनों एंगल्स को, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इनको ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, 180 डिग्री आना चाहिए, जो कि मैंने लिख लिया। ठीक है, और हमें रिफ्लेक्शन से पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये देखें, आई की जगह पे आर पुट कर सकता हूँ और आई डैश की जगह पे भी मैं आर डैश पुट कर सकता हूँ। तो सिंपल मैंने क्या किया कि इस आर की जगह पे मैंने आई पुट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से इस आर डैश की जगह पे मैंने आई डैश पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के केस में आपस में इक्वल होते हैं। तो मैंने सिंपल दोनों की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, यहाँ पे देखें ज़रा, तो ये आई प्लस आई क्या बनेगा, आई प्लस आई क्या बनेगा, 2i, और आगे देखें
आई डैश प्लस आई डैश क्या बनेगा, प्लस 2i डैश डैश है 2i डैश इज इक्वल टू 180। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, i प्लस आई डैश इज इक्वल टू 180, तो ये क्या बनेगा 290 ज़ा 180, सो i प्लस आई डैश क्या होगा 90 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे i प्लस आई डैश जो है वो किसके इक्वल आ गया है 90 डिग्री के। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ओके, तो सिंपल आपके पास ट्राइंगल है OAB। OAB जो एंगल्स हैं इन सबको आपने ऐड कर लिया। ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल जो है 90 माइनस आर है, और ये एंगल जो है वो 90 माइनस आई डैश है। तो आपने इन सारे एंगल्स को क्या कर लिया है, ऐड ऑन कर लिया है, और ये सारे एंगल जब ऐड ऑन होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, तो आपको पता है कि यहाँ से देखें ये 90 और ये 90 आपस में ऐड अप हो जाएंगे, तो 90 प्लस 90 180 बनेंगे, और इज इक्वल टू इस तरफ क्या है 180। तो यहाँ से जब 180 में उस तरफ लेके जाऊँगा तो 180 माइनस 180 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये माइनस आर है और ये माइनस आई डैश है। ये जब इक्वालिटी के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस आर और प्लस आई डैश हो जाएगा, ये देखें इस तरह से। और आर की वैल्यू हमें पहले ही पता है कि आर जो है वो आई के इक्वल होता है, तो सिंपल मैंने आई प्लस आई डैश पुट कर दिया। तो अल्फ़ा जो है इज इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश, मीन्स टू से आपने एक इक्वेशन ये लिखी थी आई प्लस आई डैश दिस डैश इज इक्वल्स टू 90, एक इक्वेशन ये थी। दूसरी हमने निकाली अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश, इस तरह से। तो ये देखें आई प्लस आई डैश आई प्लस आई डैश ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है अल्फ़ा जो है उसको कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो हुक है इस प्रॉब्लम में वो यही है कि आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स का पता होना चाहिए कि व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऑलराइट, तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यस व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम इसको स्टडी करेंगे। उससे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो ये है कि हमें पता हो कि ब्रोकन पेंसिल इल्यूजन क्या है। यस, हम अब स्टडी करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। तो फर्ज करें कि मेरे पास उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम डिस्कस करने क्या जा रहे हैं रिफ्रैक्शन से पहले, कि आपको पता हो कि व्हाट इज़ ब्रोकन पेंसिल इल्यूजन, कि क्यों आपको पानी में अगर आप किसी पेंसिल को या किसी स्पून को डिप करें तो वो आपको ऐसा नज़र आता है जैसे कि वो टूटा हुआ है या फिर मुड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो ये ब्रोकन पेंसिल इल्यूजन को हम पहले डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो इसको समझिएगा ज़रा कि हमारे पास इस तरह से एक कंटेनर है, ठीक है, इस तरह से एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमारे पास वाटर है। ओके, तो आपको पता है कि वाटर इज़ डेंसर देन एयर, वाटर की डेंसिटी एयर से ज़्यादा होती है। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, अब मैं आपका वर्जन बना रहा हूँ कि आपको जो है वो पेंसिल किस तरह से नज़र आती है। लेट्स से कि ये एक पेंसिल डिप है इस तरह से, और आपको पेंसिल नज़र आती है कुछ इस तरह से, ये देखें, ठीक है। तो ये वो पेंसिल का वर्जन है जो कि आपको नज़र आता है। और आप देख कहाँ से रहे हैं, मीन्स टू से कि आप जो है वो यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ये आपकी आँख है कोई। ओके, तो होगा क्या कि मैं इसका शैडो बनाता हूँ कि एक्चुअली में पेंसिल इस तरह से है, ये पेंसिल है बेसिकली, ठीक है, ये इस तरह से, क्योंकि पेंसिल तो स्ट्रेट है, पेंसिल तो बेंड हुई नहीं है। हुआ क्या है, ये देखें, यहाँ से जैसे ही रेज आई हैं, ये देखें, यहाँ से जैसे ही रेज आती हैं तो ये क्या होती हैं, ये बेंड हो जाती हैं इस तरह से। ये थोड़ी सी डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट बन रही है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है कि ये इस तरह से
या इसको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। हम थोड़ा सा इसको पीछे बना लेते हैं ताकि एग्जैक्टली जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो हम बना सकें। ठीक है, तो हमें पता है कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो इंटर होंगी इस तरह से, लेट्स से इस तरह से, तो ये बेंड हो जाएंगी, इस तरह से बेंड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि आपको, चूंकि आप बाहर से देख रहे हैं, तो आपको इस बेंडिंग की वजह से जो लाइट बेंड हुई है ये एग्जैक्टली इस तरह नज़र नहीं आती। ये थोड़ा सा जो हमारी आईज़ हैं वो क्या करती हैं, इसको खुद से परसीव करके स्ट्रेट मूव करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी आईज़ की परसेप्शन है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और इसके स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की वजह से ये जो बेंडिंग आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे ये लाइट रेज जो हैं वो क्या करती हैं, मीट करती हैं, तो आपको ये बेंडेड जो बेसिकली पेंसिल है वो नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू दिस स्ट्रेट पेंसिल। ठीक है, तो यहाँ से आपने याद रखना है कि ये बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि जैसे ही लाइट, ये वाला जो मीडियम है दैट इज़ एयर, एयर से जैसे ही वाटर के अंदर इंटर हुई है तो लाइट बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। और इस बेंडिंग की वजह से ये जो आपको, ये जो मैंने येलो कलर की बेसिकली पेंसिल बनाई है ये नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट पेंसिल। ठीक है, ये डायग्राम बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी, तो आपको जो मेजर पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिया है, दैट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मेजर फिनोमिना बिहाइंड ब्रोकन पेंसिल इल्यूजन, तो आप कह सकते हैं कि ये रिफ्रैक्शन है। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। अगर आप इस बुक को देखें तो यस, जस्ट अ मिनट, ओके, अगर आप इस बुक को देखें तो यहाँ देखें ज़रा, यहाँ पे दो करेक्शंस हैं जो आपने करनी है। वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ डायफ्रैक्शन। यस, अगर आप नोटिस करें तो ये डायफ्रैक्शन नहीं है, यहाँ से आपने इसको इरेज करके लिख देना है कि दिस इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, ये देखें, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी टाइपो हो सकती है, मिस्टेक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, रिफ्रैक्शन। तो ये आपने करेक्शन अपनी बुक में कर लेनी है। ऑलराइट, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको ये सीधी आ रही है लेकिन ये आपको बेंड होती हुई नज़र आ रही है, दैट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, ओके, हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। यस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ ब्रोकन पेंसिल इल्यूजन। ओके, अब मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि डिफ़ाइन कैसे करूँगा। यस, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू variations in matter is called refraction। जी, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वेरिएशंस, तो इस वेरिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज, डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज। यस, तो मटेरियल जो है, अगर हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर में हो सकता है कहीं पे मैटर जो है वो डेंस होगा, कहीं पे लेस डेंस होगा। तो इस मैटर की वेरिएशन की वजह से लाइट जो है वो क्या करती है, अपने आप को बेंड करती है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको कि रिफ्रैक्शन का मतलब है कि रिफ्रैक्शन ये तब होगी जब जो लाइट रे है वो किसी मटेरियल के अंदर इंटर हो जाएगी और बेंड हो जाएगी। जबकि हमने रिफ्लेक्शन में ये स्टडी किया था, मैं आपको हल्का सा बता भी देता हूँ, दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि मीन्स टू से दिस वाज आवर मीडियम। ओके, अब मैं पहले डिस्कस करूँगा रिफ्लेक्शन को। सो व्हाट वाज रिफ्लेक्शन? अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री एंड बाउंसेस बैक, दिस वाज रिफ्लेक्शन। नाउ दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या होगी। रिफ्लेक्शन ये है कि रे ऑफ लाइट आई और इस तरह से बेंड होगी,
तो देखें रिफ्लेक्शन में क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन में क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन में रे ऑफ लाइट मीडियम के अंदर इंटर हो गई है, जबकि रिफ्लेक्शन में क्या हुआ है कि वो बाउंड्री से ही वापस आ गई है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन. ऑलराइट, सो अब ये बेंड तो हो रही है, थोड़ी सी बेंड तो हुई है. अगर मैं इसको, शायद कलर आपके लिए विजिबल ना हो, मैं इसको चेंज करता हूँ. ये देखें इस तरह से ये बेंड तो हुई है इस तरह से. ये देखें इसका ओरिजिनल पाथ जो था वो ये बनता था, ये पाथ बनता था, जबकि ये इस डायरेक्शन में क्या हो गई है, बेंड हो गई है. ठीक है, यस इस तरह से ये बेंड हुई है. यस, ऑलराइट. अब क्वेश्चन ये है कि बेंड तो हो गई है, कितनी बेंड हुई है, इसका जवाब कहाँ से मिलेगा. यस, अब ये कितनी बेंड हुई है इसका आंसर हमें एक और क्वांटिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको समझने से पहले आपको स्पीड ऑफ लाइट को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट. तो आपकी जो कॉमन परसेप्शन है, और होना भी यही चाहिए, कि आपने 9th क्लास में ये पढ़ रखा है, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट, speed of light is actually the universal speed limit. Yes, universal speed limit से मुराद है कि speed of light is represented by c and that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. That is approximate value 299792458 meter per second is actually the correct value and precise value. तो स्पीड ऑफ लाइट तो अल्टीमेट कांस्टेंट था सर, हमने ये पढ़ लिया था 9th में कि ये चेंज नहीं हो सकती. ये चेंज हो सकती है. ये चेंज इस तरह से होगी कि अगर वैक्यूम की बात की जाए, ये जो मैंने आपके सामने स्पीड की वैल्यूज़ लिखी हैं, ये बेसिकली ये वैक्यूम में है कि अगर लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड ये होगी. नाउ अगर यही लाइट जो है वो किसी मीडियम में इंटर हो जाएगी, तो जैसे ही लाइट मीडियम में इंटर होगी तो मीडियम के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं, तो उनके साथ ये इंटरेक्ट करेगी. जब ये इंटरेक्ट करेगी तो इससे क्या होगा कि इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करेगी. याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से मेरे पास दो तरह के मीडियम है. मैं कहता हूँ कि ये रेयर मीन लेस डेंस, रेयर, एंड इस तरफ मैं बना देता हूँ डेंसर. अब डेंसर में जो है वो नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, तो होगा क्या कि जैसे ही इस रे ऑफ लाइट जो है डेंसर में लेट से इंटर होने लगेगी तो क्या होगा कि इसकी स्पीड डिक्रीज करेगी और ये बेंड कर जाएगी. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे ही डेंसर में आई तो स्पीड डिक्रीजेस, और इस स्पीड के डिक्रीज करने की वजह से इसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया है, बेंड कर लिया है. तो इसका मतलब है कि जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम में इंटर होगी तो फिर क्या होगा कि उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो वाटर में इंटर करती है तो उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है. इसी तरह अगर ये किसी मिरर में इंटर होती किसी ग्लास में इंटर होती है तो आई गेस 2.1 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही वैल्यूज़ होती हैं जहाँ तक मुझे याद है. तो 3 कहाँ पे और 2.1 और 2 कहाँ पे, इसका मतलब है स्पीड डिक्रीज करती है. ओके, तो हम इसी स्पीड को देखते हैं इसके रेफरेंस से. जो वैक्यूम में हमारे पास स्पीड है उस स्पीड को हम रेफरेंस लेके जो मटेरियल में स्पीड चेंज हो रही है उसके साथ हम रेशो लेते हैं और उस रेशो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो द क्वांटिटी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ अब कि लाइट जो है वो कितनी बेंड होगी, सो दैट इज refractive index. Refractive index. और 5 लाइन में हम ये लिख लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताएगा, हाउ मच
the light bends. Yes, ये आपको इस चीज़ का आंसर देगा कि रोशनी जो है वो किस हद तक जो है वो बेंड होगी. ऑल राइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ये बता सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं. डिफाइन हम कैसे करेंगे? यस, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं. द measure of bending of light when light moves from one medium to another. जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो कितना बेंड होगी, इसका आंसर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करता है. यहां तक क्लियर हो गया होगा. ओके, अब ये किस तरह से बेंड होगी? तो याद रखिएगा कि फ्रॉम रेयर टू डेंसर, अगर लाइट जो है वो रेयर्स यानी कि लेस डेंस से डेंसर मीडियम की तरफ जो है वो जा रही है, मतलब एक तरफ कम डेंसिटी एक तरफ ज़्यादा डेंसिटी है, तो लाइट जो है वो कम डेंसिटी वाले रीजन से ज़्यादा डेंसिटी की तरफ जा रही है. तो क्या होगा कि इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो क्या होगा कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. ओके, इसी तरह से फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगर डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो क्या होगा? इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. ओके, इसका मतलब क्या है? मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ कि लेट्स से दिस इज आर मीडियम, और फर्स्ट कर लें कि ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है. ओके, तो हुआ क्या कि ये बाहर वाला रीजन जो है दैट इज एयर, और ये कोई ग्लास कह लें आप. अच्छा, हुआ क्या कि जैसे ही रे ऑफ लाइट आई, इंटर हुई, तो अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये उस तरफ बेंड हो जाए या तो ये इस तरफ बेंड हो जाए. अब हमें पता है कि जब भी रेयर से डेंसर में हमारी लाइट आएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी कुछ इस तरह से, और जैसे ही अब ये डेंसर में है, डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी इस तरह से. ऑल राइट, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये क्या होगी? बेंड होगी. तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस वन वाज इंसिडेंट रे, that was normal, and that was refracted ray, and that was emergent ray. ऑलराइट, तो इस तरह से लाइट जो है वो हमारी बेंड होगी रिफ्रैक्शन में जब भी किसी मटेरियल में से गुजरेगी. इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस कैलकुलेट इस तरह से करेंगे कि ये देखें, फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि जो फार्मूला है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय एन, इट इज़ नॉट ईटा. एन इज इक्वल्स टू सी ओवर वी. तो ये जो आपके पास सी है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट in vacuum, which is the maximum speed of light, and this one is speed of light in medium, that is always less. तो इसका मतलब है
इसका मतलब है कि न्यूमरेटर हमेशा बड़ा रहेगा किससे, डिनोमिनेटर से। इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से ग्रेटर आएगी। ना तो 1 आ सकती है ना तो 0 आ सकती है, हमेशा वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। और चूंकि ये दोनों स्पीड्स हैं, अगर आप इसका जो है वो यूनिट निकालना चाहें, सो n इज इक्वल्स टू, दिस इज अ स्पीड मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय दिस इज ऑल्सो स्पीड मीटर पर सेकेंड, एंड वी नो दैट मीटर पर सेकेंड कैंसल, सो n इज जस्ट अ नंबर, n इज जस्ट अ नंबर, ये सिर्फ एक नंबर होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग होती जाएगी। ओके, अब ये जो बेंडिंग है ये मज़ीद 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किसी भी मीडियम में जो बेंडिंग होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट, लेट्स से हम बात करते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी। इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ठीक है। तो अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखते हैं, लेट्स से किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कि वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं, तो बेंडिंग बढ़ती जाएगी। ओके, अगर आप किसी मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस को कांस्टेंट रखते हैं तो स्पीड जो है उसको बढ़ाने से नहीं, उसके चेंज होने से जितना जो है बेंडिंग होगी वो उस स्पीड के चेंज होने पर डिपेंड करेगी, वो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। ऑलराइट, तो ये दोनों सूरतों में ही हम बेंडिंग को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप सो कि यहाँ तक जो है वो हमारा चैप्टर जो है, जो टॉपिक है, इसको हमने कंक्लूड कर लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको, वो स्नेल्स लॉ है उसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास बेंडिंग हो रही है इमर्जेंट रे की, रिफ्लेक्टेड रे की, इसको हम किस तरह से जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने नोट किया हो तो हमने देखा हो कि बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करती है, फार्मूला देख लिया हमने। उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने ये देख लिया है कि रेयर टू डेंसर क्या होता है, हाउ मच द लाइट बेंड्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर टू रेयर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है, इसी तरह से ब्रोकन पेंसिल इल्यूजन क्या है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। तो आई होप सो कि आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे बहुत सारी कन्फ्यूजन जो हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप रियल टाइम भी क्लास में पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, दिस इज ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।